पहले एमसीक्यूज़ में देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटेल 8088 में जो डिफ़ॉल्ट सोर्स पॉइंटर होता है तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, ये कहाँ होता है। सो उससे पहले आपने ये याद रखना है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि लार्ज और मूवेबल डेटा के ऊपर काम करती हैं। तो जब भी हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं तो मेमोरी के अंदर हम 2 तरह के एड्रेसेस यूज़ करते हैं। एक इसका सोर्स एड्रेस होता है जहाँ से वो डेटा इनकमिंग होता है, एक उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जहाँ वो डेटा जाके स्टोर होता है। डीएसएस का होता है डेटा सेगमेंट सोर्स इंडेक्स, ईएसडीए का मतलब है एक्स्ट्रा सेगमेंट डेस्टिनेशन इंडेक्स। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे लास्ट में ऐसा ही होगा, यानी कि सोर्स इंडेक्स ये इसका सोर्स एड्रेस होगा, जहाँ पे लास्ट में डीए होगा इनके डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। सो तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो डिफ़ॉल्ट सोर्स पॉइंटर होता है, वो इस सोर्स एड्रेस में होता है। उसके बाद हम सिक्वेंस 2 में देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी हमने किसी को स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर रिपीटेशन चलानी है, ठीक है? जब भी इसके ऊपर कोई लूपिंग चलानी है तो उसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जो कि रिप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? रिप का मतलब होता है रिपीट। ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि एज़ अ प्रीफिक्स काम करती है, ठीक है? यानी कि हम इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले यूज़ करते हैं जब भी हमने लूपिंग चलानी होती है। उसके साथ हम सीएक्स रजिस्टर यूज़ करते हैं, काउंटर एक्सटेंडेड। इसके अंदर हम पहले से एक वैल्यू इसको असाइन करते हैं। अब जितने टाइम हमने किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर लूपिंग चलानी है, उतनी वैल्यू इस सीएससी रजिस्टर के अंदर हम पहले ही से स्टोर करते हैं, ठीक है? सो जितने टाइम लूप चलता है उतनी दफ़ा इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है सीएक्स की, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर रिपीटेशन चलाने के लिए हम रिप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू 3 में क्या बता रहे हैं कि अगर हम मूव एज़ इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? मूव एज़ का मतलब होता है मूव स्ट्रिंग। ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है जब हमने एक बड़े डेटा को मेमोरी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। जब हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं, वो डेटा को मूव करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो ओवरलैप ना करे बल्कि वो करेक्टली अपने डेस्टिनेशन में जाके स्टोर हो, तो उसके लिए फिर हम डायरेक्शन फ्लैग रजिस्टर को सेट करते हैं, ठीक है? अब सेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को 1 करना है, ठीक है? जब हम डायरेक्शन फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को 1 करते हैं, तो जो भी डेटा हम मूव कर रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, वो डेटा करेक्टली जाके अपने डेस्टिनेशन एड्रेस में जाके स्टोर होता है और इस तरह पे डेटा जो है वो ओवरलैप नहीं होता। उसके बाद एमसीक्यूज़ 4 में क्या है, यहाँ पे अ, बता रहे हैं कि ऐसी इंस्ट्रक्शन हमें बताएं जो कि यूज़ होती है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, यानी कि एएल या फिर एएक्स रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको अगर हमने कंपेयर करना है जो भी वैल्यू डेस्टिनेशन में है, उस वैल्यू से कंपेयर करने के लिए हम जो है वो एससीएएस इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है स्कैन स्ट्रिंग, ठीक है? ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। एमसीक्यूज़ 5 में क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? रिपीट के इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए हम जब रिपीट करते हैं, तो हम पता है कि हम साथ जो है वो सीएक्स रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि इसके अंदर हम पहले से ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जितने टाइम लूप चलता है उतने टाइम ये जो सीएक्स के अंदर जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है? यानी कि हर आइटरेशन के बाद सीएक्स रजिस्टर जो है ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके एमसीक्यूज़ क्या है कि खुद को डिक्रीज़ बाय 1 करता है। हर दफ़ा इसके अंदर 1 का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को 3 टाइम इसमें रिपीट करना है, तो उसके लिए फिर हम वैल्यू 3 इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है? सो जब पहली आइटरेशन होगी, पहली दफ़ा जब हम रिपीट करेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ बाय 1 होगी, तो इसके अंदर वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर जब हम आइटरेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जितनी दफ़ा आइटरेशन होगी, उतने टाइम ये खुद को डिक्रीज़ बाय 1 करेगा। उसके बाद एमसीक्यू 6 में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि हमें डिफ़रेंस बताएँ हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होता है? तो इनमें जो मेन डिफ़रेंस है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं ये प्रोसेसर के अंदर ही जनरेट होते हैं, ठीक है? और जो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं ये प्रोसेसर के बाहर जनरेट होते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं ये सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है? जो कि बता के आते हैं, जबकि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है ये एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज़ के ज़रिए जनरेट होता है, ठीक है? जितनी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज़ के ज़रिए कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म होता है, जैसे कि कीबोर्ड के ज़रिए जब कोई की प्रेस की जाती है या फिर माउस के ज़रिए कोई काम किया जाता है, तो उन डिवाइसेज़ के ज़रिए फिर हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है, जो कि असिंक्रोनस होता है, ठीक है? यानी कि ये इंटरप्ट जो है ये प्रोसेसर को बता के नहीं आता। सो जब भी ये इंटरप्ट्स अकर होता है, प्रोसेसर जो है वो अपनी वर्किंग को उसी टाइम स्टॉप कर देता है। एमसीक्यू 7 में चलते हैं। यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि इंटेल 8088 में कि कौन-सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है किसी भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन से रिटर्न करने के लिए। इंटरप्ट सर्विस रूटीन हम इंटरप्ट हैंडलर को कहते हैं, जो कि जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है, तो प्रोसेसर को ये बता देता है कि इंटरप्ट जनरेट हुई है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो जब भी प्रोसेसर उस इंटरप्ट को हैंडल करता है, यानी कि उसको जब सॉल्व किया जाता है उस इंटरप्ट को, सॉल्व करने के बाद उसको रिटर्न करने के लिए हम कौन-सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं? उसके लिए हम आईरेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। आईरेट का मतलब होता है इंटरप्ट रिटर्न, ठीक है?
एमसीक्यूज़ 8 में चलते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर जो है वो हर इंटरप्ट का क्या साइज़ होता है। अब ये तो आपको पता होगा कि इंटेल EXO में इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर तमाम इंटरप्ट्स जो है उनका एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है। सो टोटल 256 आई थिंक इंटरप्ट्स होती हैं इसके अंदर, और हर इंटरप्ट जो है वो 4 बाइट होती है, ठीक है। 2 बाइट उसके ऑफसेट एड्रेस के लिए होती हैं, और 2 बाइट उसके जो है वो सेगमेंट एड्रेस के लिए होती हैं, ठीक है। सो टोटल 4 बाइट की हर इंटरप्ट होती है इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर, कि आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यूज़ 9 में क्या पूछा जा रहा है कि इंट इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पस होता है 8088 प्रोसेसर के अंदर। इंट जो है ये इंटरप्ट की शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस होता है कि किसी भी कि इंटरप्ट को जनरेट करना, और जनरेट करने के बाद हमने जो उसका जो कंट्रोल है उसको इंटरप्ट हैंडलर को दे देना है, ठीक है। यानी कि जब इंटरप्ट जनरेट होती है तो फिर उसको फिर इंटरप्ट हैंडलर जो होता है, जिसको हम ISR भी कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो ये उसको फिर हैंडल करता है, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है और हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है। एमसीक्यूज़ 10 में क्या पूछ रहे हैं कि जो इंटरप्ट 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करती है इस प्रोसेसर के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि आईवीटी यानी कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल में टोटल 256 इंटरप्ट होती हैं। कुछ इंटरप्ट जो होते हैं वो रिजर्व दी, ठीक है, यानी कि जिनके अकड़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और कुछ इंटरप्ट जो होते हैं वो यूज़र प्रोग्रामर खुद जो है वो कोडिंग के ज़रिए एंटर करता है। सो इंट ज़ीरो यानी इंटरप्ट ज़ीरो जो है ये एक रिजर्व्ड इंटरप्ट है। ये कब अगर होती है? जब भी हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, ठीक है। अब कैलकुलेटर में जब भी आप किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो इंटरप्ट अकर होगा, तो वो इंटरप्ट जो भी अकर होगा वो इंटरप्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी कि जब वो इंटरप्ट अकर होगा ना, तो जो इंटरप्ट हैंडलर होगा सबसे पहले वो डिटेक्ट करेगा उस इंटरप्ट का एड्रेस, ठीक है। सो उस आईवीटी टेबल के अंदर जाएगा, वो इस इंटरप्ट ज़ीरो का एड्रेस पहले जो है वो फाइंड करेगा, फिर उस इंटरप्ट को जो है वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो इंटरप्ट ज़ीरो ऐसी इंटरप्ट है जो जनरेट होती है जब भी हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं। एमसीक्यूज़ 11 में क्या पूछ रहे हैं कि कौन-सी चिप यूज़ होती है मल्टीपल हार्डवेयर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, और वो सिर्फ फॉरवर्ड करती है सिंगल इंटरप्ट को। तो उसके लिए पीआईसी यूज़ होता है। पीआईसी की फुल फॉर्म है प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये एक ऐसी चिप होती है जो कि अगर हम एट अ टाइम मोर देन वन इंटरप्ट को जनरेट करते हैं, तो वो सारी इंटरप्ट को ये पीआईसी चिप जो है ये हैंडल करता है, ठीक है। ये किस तरह हैंडल करता है कि एट अ टाइम ये आगे एक ही सिंगल इंटरप्ट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और किस तरह फॉरवर्ड करेगा? प्रायोरिटी वाइज़ हर इंटरप्ट को वो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसके पास एक टाइम पे 5 इंटरप्ट है, तो ओनली 5 इंटरप्ट में से जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, वो सबसे पहले आगे फॉरवर्ड करेगा इंट पिन को, ठीक है। इंट पिन प्रोसेसर के बाहर होती है जिसको इंटरप्ट पिन कहते हैं। फिर वहाँ से जो इंटरप्ट है वो फिर प्रोसेसर के पास जाती है, वहाँ से फिर इंटरप्ट हैंडलर उसको हैंडल करता है, ठीक है। सो मल्टीपल इंटरप्ट हैंडल को हैंडल करने के लिए कौन सी चिप यूज़ होती है? पीएसी, ठीक है, प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर। एमसीक्यूज़ 12 में चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पूछना है कि कितने हार्डवेयर इंटरप्ट सोर्सेज़ जो अवेलेबल होते हैं एक ओरिजिनल आईबीएम एक्सटी में। एक्सटी का मतलब है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, जो कि पहले पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होती थी आईबीएम कंपनी की तरफ से। और वहाँ उन पर्सनल कंप्यूटर्स में सिर्फ सिंगल जो पीआईसी है वो एट अ टाइम 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या पूछ जा रही है कि एक जो सिंगल पीआईसी है वो कितनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को जो वो हैंडल करता है एक टाइम पे। सो एक टाइम पे 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को जो वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या है कि जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है तो उसका एक रिक्वेस्ट सिग्नल जाता है पीआईसी के पास, ठीक है। एमसीक्यूज़ 13 में चलते हैं। यहाँ पे पूछना है कि कौन सी इंटरप्ट लाइन यूज़ होती है यानी कि कनेक्ट होती है कीबोर्ड से जो कि जनरेट करती है इंटरप्ट को जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं या फिर हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड के ज़रिए जब भी हम की को प्रेस करते हैं फिर रिलीज़ करते हैं तो हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होती है, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, सो जितनी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए जो भी इंटरप्ट जनरेट जनरेट होती है वो एक हार्डवेयर इंटरप्ट होती है। सो कीबोर्ड के ज़रिए जब इंटरप्ट जनरेट जनरेट होती है तो वो कौन सी इंटरप्ट होती है? वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 होती है, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं फिर उसको रिलीज़ करते हैं तो एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 जाता है पीआईसी के पास। तो ये एक ऐसी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जो कि इस कीबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है, और जब भी हम की प्रेस करते हैं तो ये जनरेट होती है रिक्वेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू 14 में क्या पूछा जा रहा है कि जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 है जो कि टाइमर इंटरप्ट है वो पीआईसी के ज़रिए
किस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर को मैप करती है, ठीक है? अब टोटल इंटरप्ट रिक्वेस्ट 8 होती हैं जो कि 0 से लेके 7 तक होती हैं, ठीक है? और हर इंटरप्ट रिक्वेस्ट का एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर होता है, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर होता है जो कि जब भी कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाता है पीआईसी के पास, फिर वो उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट के सॉफ्ट इंटरप्ट नंबर को वो मैप करता है, ठीक है? यानी कि जैसे कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 जो है, इसकी जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर है वो इंटरप्ट 8 है। इसी तरह यानी कि हर डिवाइस के एक अपना सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर होता है। अब जो इंटरप्ट 8 है, ये एक टाइमर इंटरप्ट, ऐसा इंटरप्ट जो कि एक स्पेसिफिक टाइमर के बाद जनरेट होता है। यानी कि ये जो है ये सिस्टम टाइमर के लिए यूज़ होता है। इस तरह अगर हम कीबोर्ड के से कोई इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर 9 होता है, वो इंटरप्ट 9 होता है, ठीक है? सो हर इंटरप्ट रिक्वेस्ट का एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर होता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है पीआईसी के पास तो वो उसके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर को मैप करता है, ठीक है? अगर कीबोर्ड के से इंटरप्ट जनरेट होगी तो वो उसके इंटरप्ट 9 को वो मैप करेगा। अगर टाइमर इंटरप्ट है तो उसके यानी कि इंटरप्ट 8 को वो मैप करता है, ठीक है? एमसीक्यूज़ 15 में चलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पस होता है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। अब इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोसेसर यूज़ करता है जब भी प्रोसेसर ने कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस से डेटा को रीड या राइट करना होता है। सो इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए पहले हम क्या करते हैं कि उन पेरिफेरल डिवाइसेस का पहले आईओ पोर्ट एड्रेस फाइंड करते हैं, फिर हम डेटा को उन डिवाइसेस के ज़रिए रीड या राइट करते हैं, ठीक है? अब आईओ पोर्ट एड्रेस क्या होता है? हमें पता है कि जब भी प्रोसेसर ने एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो आईओ पोर्ट एड्रेसेस यूज़ करता है, ठीक है? अब आईओ पोर्ट्स यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो होते हैं फिजिकल कनेक्टर्स जिनके साथ हम अपनी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जब प्रोसेसर ने कम्युनिकेट करना होता है तो वो उन फिजिकल आईओ पोर्ट के एड्रेसेस को वो एक्सेस करता है, फिर वो उन डिवाइसेस के ज़रिए डेटा को रीड या राइट करता है, ठीक है? उसके बाद चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन-सी इंटरप्ट जो है वो ऑटोमैटिकली जनरेट होती है जब भी ट्रैफिक लाइट को सेट किया रहता है। तो इंटरप्ट 1 जो है वो ऑटोमैटिकली जनरेट होती है। यानी कि जब भी हम ट्रैफिक लाइट को सेट करते हैं ना, तो प्रोसेसर क्या करता है, एंटर करता है सिंगल स्टेप मोड, ठीक है? यानी कि सिंगल स्टेप मोड ऐसा मोड होता है जिसका मतलब है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेसर जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरप्ट जनरेट करता है। तो जब भी ट्रैफिक लाइट को सेट किया रहता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो इंटरप्ट 1 जनरेट होता है। जब इंटरप्ट 1 जनरेट होता है तो प्रोसेसर सिंगल स्टेप मोड एंटर करता है, जिसकी वजह से हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है? यहाँ पे CS पोज़र वाले पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ द इंट 1 इंटरप्ट इन डिबगिंग? डिबगिंग में इंट 1 का प्राइमरी यूज़ क्या है? इंटरप्ट 1 अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट अकर होता है और वो इंटरप्ट जो है वो उसको हम इंट 1 कहते हैं, इंटरप्ट 1 कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या है कि हमें एग्ज़ीक्यूट करना होता है हर इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1, ठीक है? यानी कि अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट किया, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर उस इंटरप्ट को सॉल्व किया जाएगा, फिर प्रोग्राम की दोबारा वहीं से एग्ज़ीक्यूशन शुरू होके जहाँ पे इंटरप्ट अकर हुआ था, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट करेगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है? यानी कि हर इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 जब वो एग्ज़ीक्यूट करता है तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट जनरेट होता है। तो ये इंटरप्ट 1 का जो है वो यूज़ होता है। एमसीक्यूज़ 18 में चलते हैं। हाउ इज़ अ ट्रैफिक टिपिकली मॉडिफाइड इन असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज में ट्रैफिक को किस तरह मॉडिफाई किया जाता है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश एफ यानी कि पुश फ्लैग और पॉप एफ यानी कि पॉप फ्लैग। इन फ्लैग को स्टैक में से मॉडिफाई करने के लिए। एमसीक्यूज़ 19 में क्या है कि जब इंटरप्ट 3 हैंडलर जो है वो एग्जीक्यूट करता है ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को किसी भी ब्रेक पॉइंट पर, ठीक है? अब इंटरप्ट 3 कब अकर होती है? जब हमने किसी भी अपने प्रोग्राम में किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर हमने कोई ब्रेक पॉइंट लगाया होता है, ठीक है? ब्रेक पॉइंट क्या है? एक ऐसा टूल होता है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को ब्रेक करने के लिए, उधर ही स्टॉप करने के लिए, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो हमने स्टेटमेंट 5 पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। तो जब कंपाइलर स्टेटमेंट 5 पे आएगा तो वहाँ पे आके इंटरप्ट 3 अगर होगा। जहाँ पे उसको ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पे इंटरप्ट अगर होगा तो क्या होगा कि जो ट्रैप फ्लैग है उसको सेट किया जाएगा। ठीक है? यानी कि इंटरप्ट 1 जनरेट होगा उस ब्रेक पॉइंट को दोबारा रिस्टोर करने के लिए, ठीक है? अब हम ब्रेक पॉइंट क्यों लगाते हैं? ताकि हम प्रोग्राम को चेक कर सकें, एनालाइज़ कर सकें कि वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? सो इसलिए हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। और जब भी इंटरप्ट 3 जो है वो उस ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है? जहाँ पे ब्रेक पॉइंट होता है, जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा होता है,
फिर उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रैप फ्लैग को सेट करते हैं, ठीक है? उसको जनरेट करते हैं। यानी कि जब हम ट्रैप फ्लैग को सेट करते हैं तो इंटरप्ट तो आ ना करो, तो उधर ही जो है वो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा और वो दोबारा उस ब्रेक पॉइंट को रिस्टोर कर देगा। और इस तरह जो वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं से ही शुरू हो जाएगी। एमसीक्यूज़ 20 में चलता है। यहाँ पे क्या है कि कौन-सा फ्लैग जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर किया जाता है, यानी कि ज़ीरो किया जाता है। जब भी कोई इंटरप्ट यानी हम किसी भी इंटरप्ट को उसकी इनफाइनाइट रिकरेंस से बचाने के लिए हम कौन-सा फ्लैग को ऑटोमेटिकली हम क्लियर करते हैं। तो इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को हम क्लियर करते हैं। जब हम इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग को सेट करते हैं ना, तो इनकी वैल्यू 1 होती है और जब इनको क्लियर करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है? लेकिन जो इंटरप्ट है, अगर हम चाहते हैं कि वो इंटरप्ट इन्फिनिटी टाइम जो है वो अगर ना हो, तो उसको फिर स्टॉप करने के लिए हम फिर उनको क्लियर करते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? उसके बाद एमसीक्यूज़ 21 में चलते हैं। एमसीक्यूज़ 21 में क्या है, पीरियोडिकली कौन-सा हार्डवेयर इवेंट अकर होता है। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 या फिर इंट 8, ये जो है ये पीरियोडिकली इंटरप्ट को अकर करने के लिए कि इंटरप्ट यूज़ होता है, ठीक है? जिसको हम टाइमर इंटरप्ट भी कहते हैं। जिसको अकर करने के लिए एक टाइमर सेट किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये इंटरप्ट जो है बार-बार अकर होती है। अब ये तो आपको पता चल गया कि एक टाइमर इंटरप्ट होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक मल्टीटास्किंग में जब प्रोसेसर कोई मल्टीटास्क करता है एट अ टाइम मोर देन वन टास्क को परफॉर्म करता है, तो जब जब वो स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क में, तो उसके लिए फिर ये टाइमर इंटरप्ट यूज़ होती है, ठीक है? यानी कि मल्टीटास्किंग में जब स्विचिंग की जाती है, तो हम इस टाइमर इंटरप्ट को यूज़ करते हैं। एक टाइमर के बाद वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में वो स्विच करता है, ठीक है? एक टास्क से वो दूसरे टास्क में वो स्विच करता है, एक टाइमर के बाद, उसके लिए हम ये टाइमर इंटरप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू 22 में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान एक शेड्यूलर का क्या प्राइमरी जॉब होता है। यानी कि इंटरप्ट 8 की हम यहाँ पे बात करें, इंटरप्ट 8 हैंडलर कि जब भी प्रोसेसर मल्टीटास्किंग करता है, तो वो क्या करता है कि ये जो इंटरप्ट 8 है जो कि टाइमर इंटरप्ट है, ये क्या करता है, सेव करता है उसकी करंट स्टेट को रजिस्टर की, और फिर जो अगला जो टास्क होता है उसको रीस्टोर करता है ताकि प्रोसेसर उस टास्क को जो है वो यूज़ कर सके। एमसीक्यूज़ 23 में क्या है कि यहाँ पूछ रहे हैं कि वो कौन सा मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे हम तमाम रजिस्टर की सीपीयू के तमाम रजिस्टर्स या उनके स्टेट्स को हम जो है वो सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है? यानी कि जब प्रोसेसर मल्टीटास्किंग करता है, जब वो एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करता है, तो जो पहले टास्क की जो स्टेट्स होती हैं वो किस मेमोरी एरिया में जाके स्टोर होती हैं। तो उस मेमोरी एरिया को हम कहते हैं पीसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है? ऐसा ब्लॉक, ऐसा एरिया होता है मेमोरी का जहाँ पे हमने जो उसकी प्रीवियस टास्क होता है प्रोसेसर का, उसकी तमाम स्टेट को, उसके तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को हम इस मेमोरी एरिया में जो है वो स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद एमसीक्यूज़ 24 में कौन सा बायोस इंटरप्ट यूज़ होता है? बायोस मीन्स कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अ, जो कि वीडियो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक असेंबली लैंग्वेज में कौन-सा बायोस इंटरप्ट यूज़ होता है? उसके लिए इंटरप्ट 10H यूज़ होता है। ये एक ऐसा बायोस इंटरप्ट है कि जिसके ज़रिए हम तमाम वीडियो सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जितनी भी वीडियो सर्विसेज होती हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम हमेशा ये वाला बायोस इंटरप्ट यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ 25 में इन टेक्स्ट मोड द कर्सर पोजीशन ऑन द स्क्रीन इज सेट यूजिंग व्हिच फंक्शन ऑफ इंटरप्ट 10। इंटरप्ट 10 के किस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की पोजीशन को सेट करते हैं टेक्स्ट मोड में, ठीक है? अब 2 तरह के मोड हमने पढ़े थे सीएस पोस्ट रवानी में। एक हमने टेक्स्ट मोड पढ़ा था, एक हमने ग्राफिक मोड पढ़ा था। सो टेक्स्ट मोड में हम जो है वो कर्सर की पोजीशन को सेट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर हम कौन-सा इंटरप्ट 10 का हम फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए हम जो है वो AH इक्वल्स 0 टू एज जो है फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि AH रजिस्टर को हमने वैल्यू सेट करनी होती है 0 टू एज। उसके बाद एमसीक्यूज़ 26 में किसी भी करंट कर्सर पोजीशन के ऊपर कौन-सा बायोस फंक्शन यूज़ होता है करैक्टर या इसके एट्रीब्यूट को लिखने के लिए? तो उसके लिए AH इक्वल्स 09H यूज़ होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन-सा वीडियो मोड यूज़ होता है इस 80x25 टेक्स्ट डिस्प्ले के लिए। अब हर टेक्स्ट डिस्प्ले का एक अपना-अपना जो मोड होता है, ठीक है? तो ये जो 80x25 है, इसका मतलब क्या है कि 80 ऐसा डिस्प्ले जिसमें 80 कॉलम्स हैं और 25 रोज़ हैं, ठीक है? और इस डिस्प्ले के लिए कौन-सा मोड यूज़ होता है? मोड 2,
ठीक है? इसी तरह डिफरेंट टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं और उनके डिफरेंट जो है वो मोड होते हैं। सो ये आप याद रखना है कि 80/25 के लिए मोड 2 यूज़ होता है। एमसीक्यूज़ 28 में क्या है कि कौन-सा बायस फंक्शन अलो करता है द रोम में से फ़ॉन्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए। तो उसके लिए ये वाला बायस फंक्शन यूज़ किया जाता है AX = 1130H। अब ये जो हम बायोस फंक्शन जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है? कौन से बायस फंक्शन जो है वो कर्सर पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ होता है, कौन-सा करैक्टर को लिखने के लिए या फिर इसके एट्रीब्यूट को लिखने के लिए यूज़ होता है और कौन-सा बायस फंक्शन जो है वो फ़ॉन्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या है, कौन-सा बायोस इंटरप्ट यूज़ किया जाता है लो लेवल डिस्क सर्विसेज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे कि सेक्टर्स को रीड करना या फिर राइट करने के लिए हम कौन-सा बायोस इंटरप्ट यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम इंटरप्ट 13H यूज़ करते हैं। MCQs 30 में ऑन अ स्टैंडर्ड 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क हाउ मेनी सेक्टर आर देयर पर ट्रैक? इस फ्लॉपी डिस्क में जिसका साइज़ क्या है 1.44, इस स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितने सेक्टर होते हैं हर ट्रैक में, ठीक है? अब ट्रैक तो पता है ना आपको कि जब फ्लॉपी डिस्क रोटेट करती है फ्लॉपी डिस्क ट्रैक के अंदर, जब उसकी पहली रोटेशन होती है तो उसका पहला ट्रैक होता है और दूसरी रोटेशन होती है तो दूसरा ट्रैक होता है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा ट्रैक्स होते हैं और जब उन ट्रैक्स को हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो वो उसके सेक्टर्स होते हैं, ठीक है? सो हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स होते हैं? 18 सेक्टर्स होते हैं इस 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू 31 में व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ सिंगल सेक्टर ऑन फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क इन ट्रेडिशनल बायोस कार्ड्स? ट्रेडिशनल बायोस कार्ड्स का मतलब है कि जो पहले प्री रिटन फंक्शंस यूज़ होते थे जो कि डिस्क में से डेटा को रीड करने या फिर टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होते हैं। उनमें एक सिंगल सेक्टर का क्या साइज़ होता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में? 512 बाइट्स जो है वो साइज़ होता है, ठीक है? एक सिंगल सेक्टर का, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू 32 में which AH value with interrupt 13H reset the disk system before other disk operations? इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि कौन सी AH वैल्यू यूज़ होती है इंटरप्ट 13 के साथ डिस्क सिस्टम को रीसेट करने के लिए। और डिस्क सिस्टम को रीसेट करने के लिए हम हमेशा AH को जो है 00H पर जो है असाइन करते हैं, ठीक है? एमसीक्यू 33 में क्या है? विच इंटरप्ट इज़ यूज्ड फॉर सीरियल पोर्ट सर्विसेज इन बायोस? बायोस में सीरियल पोर्ट सर्विसेज के लिए कौन सी इंटरप्ट यूज़ होती हैं? वो इंटरप्ट 14H यूज़ होती है। एमसीक्यू 34 में क्या है? RS-232 कम्युनिकेशन में कौन सी पहली बिट सेंड की जाती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है? RS-232 एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है 2 डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है? जैसे कि एक पीसी और मॉडेम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। सो 2 डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है एक सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है? जहाँ पे एट अ टाइम एक बिट को ही सेंड किया जा सकता है। तो उन्होंने पूछा है कि इस कम्युनिकेशन में कौन सी पहली बिट सेंड की जाती है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए? सो उसके लिए स्टार्ट बिट सेंड की जाती है, ठीक है? अगर 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं इस कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, एक डेटा को सेंड करना है, सबसे पहले वो स्टार्ट बिट जो है वो सेंड करेगी, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। और अगर कम्युनिकेशन को एंड करना है तो उसके लिए फिर स्टॉप बिट यूज़ की जाती है। एमसीक्यूज़ 35 में क्या बता रहे हैं कि कौन-सा कंट्रोल रजिस्टर यूज़ होता है प्रोसेसर की स्विचिंग के लिए, ठीक है? यानी रियल मोड से जब प्रोटेक्टेड मोड में स्विच किया रहता है तो कौन-सा रजिस्टर यूज़ होता है, वो होता है CR0। CR0 का मतलब है कंट्रोल रजिस्टर। जब इस रजिस्टर को सेट किया रहता है तो हम रियल मोड से हम स्विच करते हैं प्रोटेक्टेड मोड में, ठीक है? यानी कि जो 16 बिट प्रोसेसर है इंटेल ईज़ी टैबलेट वो रियल मोड के ऊपर ऑपरेट करता है। जब उसको स्विच किया रहता है प्रोटेक्टेड मोड के ऊपर तो वो फिर 32 बिट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है? सो स्विचिंग के लिए रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में CR0 हम रजिस्टर यूज़ करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर 0। जब इसको सेट किया रहता है तो हम स्विच करते हैं। एमसीक्यू 36 में चलता है प्रोटेक्टेड मोड में जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि EAX, B, EBX वगैरह का इनका साइज़ क्या होता है? 32 बिट साइज़ होता है, ठीक है? यानी कि एक प्रोसेसर के रजिस्टर का साइज़ डिपेंड करता है प्रोसेसर के वर्ड साइज़ के ऊपर। यानी कि अगर एक प्रोसेसर 16 बिट का है तो उसका हर रजिस्टर 16 बिट का होगा। अगर एक प्रोसेसर 32 बिट का है तो उसका हर रजिस्टर का साइज़ भी 32 बिट ही होगा। जैसे इंटेल AJWM में जितने भी रजिस्टर्स आपने पढ़े हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर्स, इसी तरह फ्लैग रजिस्टर, तो वो सारे रजिस्टर का साइज़ क्या था 16 बिट। लेकिन जब उसको स्विच किया गया प्रोटेक्टेड मोड में तो हर रजिस्टर का साइज़ क्या हो गया 32 बिट। तो EX का मतलब है एक्सटेंड एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड, EBX का मतलब है एक्सटेंड बेस एक्सटेंडेड। अब ये रजिस्टर जो है प्रोटेक्टेड मोड में इनको एक्सटेंड किया गया है। एमसीक्यू 37 में पूछा जा रहा है कि कितने डिस्क्रिप्टर्स होते हैं एक ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर?
अब डिस्क्रिप्टर क्या होता है कि ये प्रोडक्टिव मोड के अंदर यूज़ होता है, ठीक है? जो कि 32 बिट रजिस्टर्स के अंदर यूज़ होता है। अब प्रोडक्टिव मोड में जब भी हमने कोई फिज़िकल एड्रेस मालूम करना होता है, तो हम किस तरह मालूम करते हैं? जैसे रियल मोड में भी हम फिज़िकल एड्रेस किस तरह निकालते थे? हमने ऑफसेट के अंदर ऐड करना होता है बेस एड्रेस को, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली बेस एड्रेस मिल जाता है मेमोरी के अंदर से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे सिलेक्टर और डिस्क्रिप्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? सिलेक्टर जो है वो डिस्क्रिप्टर से बेस रेफरेंस लेता है। डिस्क्रिप्टर क्या है कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेमोरी के सेगमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। यानी अगर हमने बेस एड्रेस लेना है तो हम इस डिस्क्रिप्टर तो हमें ये डिस्क्रिप्टर देगा बेस एड्रेस, ठीक है? उस मेमोरी में से, क्योंकि ये उस मेमोरी के सेगमेंट्स को हैंडल करता है। तो ये जो डिस्क्रिप्टर्स है ये मेमोरी के अंदर एक टेबल के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहते हैं, और इसके अंदर टोटल जो डिस्क्रिप्टर होता है ये 8192 होते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है, टोटल इतने इस टेबल में डिस्क्रिप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि मेमोरी के सेगमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू 38 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है जीडीटी को लोड करने के लिए एक प्रोटेक्टेड मोड में। उसके लिए यहाँ पे एलजीडीटी यूज़ होती है। एलजीडीटी का मतलब है लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है? यानी कि ये एलजीडीटी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोसेसर को बताता है कि इस वक़्त जीडीटी यानी कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल मेमोरी के अंदर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है? उसकी पोज़ीशन को बता रहा होता है ये इंस्ट्रक्शन। एमसीक्यू 39 में व्हाट डज़ द डीपीएल फील्ड इन अ डिस्क्रिप्टर रिप्रेजेंटेड इन प्रोटेक्टेड मोड। डीपीएल प्रिविलेज लेवल के अंदर क्या होता है? डीपीएल की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। ये एक नंबर होता है 0 से 3 के दरमियान, ठीक है? जो कि मेमोरी सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है प्रिविलेज लेवल। एमसीक्यू 40 में चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सी लैंग्वेज में कॉलिंग कन्वेंशन क्या होती है और किस तरह फंक्शन के पैरामीटर्स को पास किया जाता है। अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कुछ उसको पैरामीटर्स भी पास कर रहे होते हैं। अब वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो जाके पहले स्टैक के अंदर जो वो स्टोर होते हैं, ठीक है? अब उन पैरामीटर्स को अगर तो वो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं तो वो किस ऑर्डर में जाके स्टैक के अंदर स्टोर होंगे? तो उनका जो ऑर्डर होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है? यानी कि जो सबसे पहले जो राइट वाली वैल्यू वो स्टोर होगी, फिर इसी तरह जो वो लेफ्ट की तरफ जो वैल्यूज़ जा रही हैं, वन बाय वन वो जाके स्टैक के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है? यानी कि इसका जो सी लैंग्वेज का जो ऑर्डर होता है पैरामीटर्स को पास करने का वो राइट टू लेफ्ट होता है। इसी तरह अगर आप पास्कल में देखें तो उसका ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है? एमसीक्यू 41 में पूछा जा रहा है कि कौन से रजिस्टर्स हैं जो कि प्रिजर्व नहीं होते सी और पास्कल दोनों लैंग्वेजेस के कॉलिंग कन्वेंशन के लिए। उसके लिए ईएक्स, ईसीएक्स और ईडीएक्स ये ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि सी और पास्कल दोनों लैंग्वेजेस के कॉलिंग कन्वेंशन के लिए प्रिजर्व नहीं होते, इनको सेव नहीं किया जाता, ठीक है? अब कॉलिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि फंक्शन को किस तरह कॉल किया जाता है, जिसको कॉल करने का जो मेथड होता है। सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये तीनों रजिस्टर जो है ये प्रिजर्व नहीं किए जाते इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है? इनको सेव नहीं किया जा सकता। उसके बाद एमसीक्यू 42 में क्या बता रहे हैं कि कौन से रजिस्टर जो है ये रिटर्न वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं सी और पास्कल दोनों लैंग्वेजेस में। अब जब भी हमने किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं सी लैंग्वेज में या फिर पास्कल लैंग्वेज में, उसके बाद क्या होता है कि जो फंक्शन का रिजल्ट होता है उसको बाद में रिटर्न किया जाता है रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए यहाँ पे ये 2 रजिस्टर यूज़ होते हैं, एक ईएक्स और दूसरा ईडीएक्स कोलन ईएक्स। ये रजिस्टर यूज़ होते हैं उन रिटर्न वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उनको टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए, ठीक है? सो ईएक्स जो है ये स्मॉल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू जो है वो लार्ज है, ठीक है? जो हमने वैल्यू रिटर्न की है उसका साइज़ लार्ज है तो उसके लिए हम फिर ये रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू 43 में जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैक में से वैल्यू को क्लीन करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? अब सी लैंग्वेज में जब फंक्शन को कॉल किया रहता है तो पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो पहले स्टैक के अंदर जाके स्टोर होती हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है राइट टू लेफ्ट। लेकिन उनको जब स्टैक में से पुश किया रहता है, क्लीन किया रहता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू पुश होते हैं वो टेम्परेरीली पुश होते हैं, ठीक है? बाद में उनको पॉप किया जाता है वैल्यूज़ को। सो उन वैल्यूज़ को पॉप करने के लिए अभी क्लीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सी लैंग्वेज के अंदर, वो होता है कॉलर, ठीक है? यानी कि एक होता है कॉलर और एक होता है कॉली। कॉलर वो होता है जो फंक्शन को कॉल करता है और कॉली वो होता है जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा होता है। सो सी लैंग्वेज में कॉलर रिस्पॉन्सिबल होता है वैल्यूज़ को स्टैक में से क्लियर करने के लिए, ये आपने याद रखना है। और अगर एमसीक्यू आ जाए कि पास्कल लैंग्वेज में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वैल्यूज़ को क्लीन करने के लिए, तो उसके लिए कॉली यूज़ होता है, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। Which directive is used in C++ to avoid name angling when calling function from C? या तो पूछ रहे हैं कि कौन सा डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस में नेम एंगलिंग को अवॉइड करने के लिए,
जब भी हम किसी भी फंक्शन को सी लैंग्वेज में से कॉल करते हैं, ठीक है? यानी कि एक फंक्शन जो वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है, अब उसको अगर हमें कॉल करना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो उसकी नेम एंगलिंग को अवॉइड करें, नेम एंगलिंग क्या होता है कि एक जो फंक्शन सी में बनाया गया है, उसके नाम को चेंज करके आप सी प्लस प्लस नहीं यूज़ करना है, ठीक है? सो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके नेम फंक्शन के नेम को चेंज ना करें, हम एज़ इट इज़ इसी तरह इस फंक्शन को हम कॉल करें सी के अंदर जो बनाया गया है, सो उसके लिए फिर हम क्या डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक्सटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर फंक्शन का नाम सी है, सो उस फंक्शन के नाम से पहले हम जो है वो एक्सटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है, सी प्लस प्लस में कॉल करना है या फिर अगर हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कॉल करना है, तो उस फंक्शन से पहले हमने एक्सटर्नल लाज़मी लगाना होता है, ठीक है? इस डायरेक्टिव को जब यूज़ किया जाता है, तो कंपाइलर ये कंसिडर करता है कि ये जो सी फंक्शन है, ये पहले किसी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है, ठीक है? अब उसी फंक्शन का हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एमसीक्यू 45 में चलता है, कौन-सा प्रोसेसर जो है वो रजिस्टर विंडो का कांसेप्ट यूज़ करता है? तो आपने CS पोज़िशन के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 2 प्रोसेसर्स का कंपैरिज़न सन स्पार्क और मोटोरोला। तो सन स्पार्क जो है ये रजिस्टर विंडोज़ यूज़ करता है। रजिस्टर विंडो क्या होती है कि ये ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होता है, ठीक है? रजिस्टर विंडो एक ग्रुप ऑफ रजिस्टर होता है जो कि जब भी एक प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो वो फंक्शन जो है अपनी करंट स्टेट को उन रजिस्टर के अंदर टेम्परेरीली स्टोर करता है, ठीक है? एक रजिस्टर विंडो के अंदर टेम्परेरीली स्टोर करता है और फिर जब उस फंक्शन को रिटर्न किया जाता है, तो दोबारा उसकी वैल्यूज़ को उन रजिस्टर में से रीस्टोर किया जाता है, ठीक है? अब इस प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा रजिस्टर विंडोज़ यूज़ होती हैं, ठीक है? अगर एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस को एक टाइम में कॉल किया जा रहा है, तो हर फंक्शन जो है वो अपने-अपने रजिस्टर विंडो को यूज़ करेगा, ठीक है? सो इसके अंदर ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि फंक्शन की वैल्यू को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो जो रजिस्टर विंडो का कांसेप्ट है, ये सन स्पार्क में यूज़ होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हाउ मैनी जनरल पर्पस रजिस्टर डज़ अ मोटोरोला प्रोसेसर हैव। मोटोरोला 68 के प्रोसेसर के पास कितने जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं? टोटल 16 होते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट मोटोरोला? मोटोरोला 68 के आर्किटेक्चर के बारे में क्या ट्रू है? इट अलाउज़ बिट एंड बिट फील्ड एड्रेसिंग। ये यूज़र को अलाउ करता है बिट और बिट फील्ड एड्रेसिंग। इसका मतलब क्या है कि हम इस प्रोसेसर की एक सिंगल बिट के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि एक सिंगल बिट को भी हम सेपरेटली इस प्रोसेसर की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्पार्क आर्किटेक्चर? स्पार्क आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या है? 32 बिट फिक्स्ड। तो यहाँ पे आप याद रखना स्पार्क आर्किटेक्चर में तमाम इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ होता है वो 32 बिट होता है और फिक्स होता है। व्हिच रजिस्टर इज़ ऑलवेज़ 0 इन स्पार्क? कौन सा रजिस्टर हमेशा 0 होता है स्पार्क में? वो होता है G0। G0 का मतलब है ग्लोबल ज़ीरो। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है कि जो हमेशा इसके अंदर वैल्यू 0 ही रहती है, ठीक है? यानी चाहे आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करें फिर भी इसके अंदर 0 वैल्यू ही रहेगी, ठीक है? यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर की रहती है वो इसको इग्नोर करता है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू से यहाँ पे व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मोटोरोला 68 के मोटोरोला 68 के में इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है तो सबसे पहले तो हमने आपको पता है कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद फिर हमने सोर्स रजिस्टर यूज़ करना होता है और फिर हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज़ करना होता है और हमेशा जो सोर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो डेस्टिनेशन के अंदर जाके ही स्टोर होती है। अगर हम इंटेल ASUS की बात करें तो वहाँ पे क्या फॉर्मेट था कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, फिर हम डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज़ करते हैं, फिर हम सोर्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना मोटोरोला 68 में कि यहाँ पे पहले हमने सोर्स रजिस्टर यूज़ करना, फिर हम डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज़ करना होता है। थैंक यू सो मच।